हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे वही ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। प्रीवियस वीडियो में हमने राइट टू इक्वालिटी तक पढ़ा था और आज हमको कंटिन्यू करना है राइट टू फ्रीडम से। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े, मेक श्योर कीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका आपका सब्सक्रिप्शन बहुत मैटर करता है। और वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, टॉपिक समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं राइट टू फ्रीडम। और सॉरी क्योंकि आज मेरे पास मार्कर नहीं है, ख़राब हो गया है। तो आज हम बुक से ही पढ़ेंगे। और अगर जिसके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है और समझने में कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं फिर यही टॉपिक फिर से पढ़ा दूंगी जब मार्कर आएगा तो बोर्ड पे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से, अगर विजिबल है तो, आर्टिकल 19 से 22 राइट टू फ्रीडम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 कहता है कि वो ये सारे फ्रीडम्स हमको प्रोवाइड करता है और हमारे इन्हीं फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट भी करता है थ्रू स्टेट मैकेनिज्म। ठीक है, कौन कौन से फ्रीडम प्रोवाइड करता है हमको आर्टिकल 19 और कौन कौन से फ्रीडम प्रोटेक्ट करता है, तो उसकी बात हम कर लेते हैं। सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब है कि आर्टिकल 19 हमको ये पावर देता है कि हम अपनी बात, अपने मन की बात एक्सप्रेस कर सकते हैं बिना किसी के डर के। दूसरा है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आर्टिकल 19 हमको ये भी आज़ादी देता है कि हम इंडिया के किसी भी पार्ट में पीसफुली असेंबल कर सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं विदाउट आर्म्स, यानी विदाउट किसी वेपन के। उसके बाद है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। हम कोई भी एसोसिएशन या यूनियन फॉर्म कर सकते हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडियन टेरिटरी में, इंडिया की पॉलिटिकल टेरिटरी में हम कहीं भी मूव कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। उसके बाद है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के किसी भी पार्ट में हम सेटल कर सकते हैं, यानी कि रह सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं। और लास्ट है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। हमारे पास ये फ्रीडम होती है कि हम कोई भी प्रोफेशन अपनी मर्जी का प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या बात ध्यान देने वाली है कि इन फ्रीडम्स के साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी आते हैं और कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिन सिचुएशंस में हमसे, जो कंट्री है, स्टेट है, वो हमसे ये फ्रीडम्स छीन सकती है, स्नैच कर सकती है। तो वो क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि अगर कंट्री चाहे तो हमसे हमारे ये फ्रीडम वाले जो राइट्स है, बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू फ्रीडम, वो कर्टेल कर सकती है। तो उसको नेम दिया गया है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। आर्टिकल 19 ऑल्सो प्रोवाइड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब है कि जो स्टेट है वो कुछ सर्कमस्टेंसेस में, कुछ सिचुएशंस में इंडिविजुअल से, सिटीजन्स से ये जो फ्रीडम वाले राइट्स हैं उनको स्नैच कर सकती है, उनसे कर्टेल कर सकती है। तो क्या क्या कंडीशन है कि जब वो अराइज होंगी तो स्टेट हमसे हमारे राइट टू फ्रीडम छीन लेगी। आइए बात करते हैं उसकी। तो सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये कब हमसे छीना जा सकता है? अगर हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से इंडियन सॉवर्निटी और इंटीग्रिटी पे कोई असर पड़ता है, कोई खतरा होता है, या तो हम अपने एक्सप्रेशन का नाजायज़ फ़ायदा उठा के कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करते हैं, या किसी दूसरे को कुछ गलत कहते हैं, उसका डिफेमेशन करते हैं, या कुछ गलत बात बोलते हैं, या हमारे कुछ कहने की वजह से हमारा किसी फॉरेन कंट्री के साथ कुछ रिलेशन खराब होता है, तो उन केसेस में ये वाली राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर्टेल की जा सकती है। उसी तरह है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। ये कब छीनी जा सकती हैं? तो अगर हमारे असेंबली फॉर्म करने से या हमारे मिलने जुलने से इंडियन सॉवर्निटी या इंटीग्रिटी को कोई परेशानी होने के चांसेस हैं, या तो पब्लिक ऑर्डर, या हमारे असेंबल होने से कोई राइट, कोई दंगा, कुछ ऐसा चीज़ होने की आशंका है, तो उस सिचुएशन में ये राइट रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है।
उसके बाद है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन। इसमें भी वही रिस्ट्रिक्शन है कि अगर हमारे यूनियन या एसोसिएशन फॉर्म करने से इंडियन सॉवर्निटी या इंटीग्रिटी को कोई परेशानी है, या पब्लिक ऑर्डर किसी तरह से डिस्टर्ब होता है, या नैतिक कोई मोरल बातें, जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर हम कोई एसोसिएशन बनाते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पे गलत है, हम उसके लिए एसोसिएशन फॉर्म नहीं कर सकते हैं। फिर है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया और फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। इन दोनों का सेम चीज़ दिया है कि ये दोनों चीज़ें तब कर्टेल की जा सकती हैं अगर जनरल पब्लिक को कोई परेशानी हो, या तो जो लोग उस पर्टिकुलर एरिया में पहले से रिसाइड कर रहे हैं, स्पेशली अगर वो आदिवासीज हैं या कोई ट्राइब्स हैं, तो उस सिचुएशन में हमसे ये हमारी बेसिक राइट ली जा सकती है, मतलब कर्टेल की जा सकती है। उसके बाद है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये किस सिचुएशन में लिया जा सकता है? अगेन वही इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, और कोई भी प्रोफेशन फॉलो करने के लिए कुछ स्टेट्स के प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। अब हम अगर चाहें कि हम डॉक्टरी की पढ़ाई किए बिना ही हम डॉक्टर बन जाए और क्लिनिक खोल लें, तो वो चीज़ गलत होगी। तो उस सिचुएशन में हमको ऐसी फ्रीडम नहीं है कि हम बिना एडिकेट क्वालिफिकेशन के डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। तो वही बात की गई है यहाँ पे। तो ये हमने पढ़ लिया आर्टिकल 19, कौन कौन से फ्रीडम मिलते हैं और कैसे वो फ्रीडम हमसे लिए जा सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में ये बताया कि स्टेट सिर्फ इस वजह से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेगी सिटीजन्स पे कि वो उनको मैनेज नहीं कर सकती है। समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए पद्मावत मूवी थी, तो जब वो रिलीज होने वाली थी तो कुछ लोगों ने, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था कि हम ये मूवी रिलीज नहीं होने देंगे। लेकिन उस सिचुएशन में जो स्टेट था वो उस मूवी को नहीं रोक सकता था, क्योंकि अगर वो उस मूवी को रोकता तो जो उस मूवी के निर्माता होंगे, जो प्रोड्यूसर, जो डायरेक्टर होंगे, वो उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ होगा। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि हम सिर्फ इस डर से कि अगर हम कोई अपनी बात कहेगा तो दूसरे लोग उसको कहने नहीं देंगे या उसके लिए राइट करेंगे, या पब्लिक की शांति भंग करेंगे, सिर्फ इस डर से हम अगर किसी को उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच से दूर रखें, तो ये स्टेट की गलती है, स्टेट की कमी है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 19। आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, आपको कुछ नहीं लगता सब्सक्राइब करने में। तो आगे स्टार्ट करते हैं। राइट्स ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ क्राइम, ये क्या कह रहा है पहले वही हम समझ लेंगे। आर्टिकल 20 है राइट्स ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ क्राइम। तो ये आर्टिकल उन लोगों के राइट्स के बारे में बताता है जो लोग किसी क्राइम के लिए अक्यूज्ड है, मतलब जो आरोपी हैं। अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी। तो जो लोग किसी क्राइम के लिए आरोपी हैं, मतलब अभी वो गिल्टी या नॉट गिल्टी नहीं तय किए गए हैं, जो अक्यूज्ड हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं उसके बारे में बात करेगा। तो इस आर्टिकल में मेन 4 पार्ट्स हैं, तो हम उन चारों पार्ट के बारे में एक एक करके बात करेंगे, और ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल 20 कहता है कि नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड for the commission or omission of an act that does not amount to an offence by any law in force at the time of such act। इसका मतलब है कि आर्टिकल 20 कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल एक ऐसा काम करने के लिए गिल्टी नहीं की कहा जा सकता जो कि जब वो एक्ट हो रहा हो तो वो क्राइम हो ही ना। मुझे पता है डेफिनेशन से उतना अच्छा समझ में नहीं आया होगा, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे जो हमारी बुक में दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। ओडोमी लॉ है सेक्शन 377 में, जो कि है सेम सेक्स मैरिजेस के बारे में। तो 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया था कि सेक्शन 377 गलत है और सेम सेक्स मैरिजेस
वैलिड हैं, लीगल हैं। लेकिन फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सेक्शन 377 सही था और जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं वो गलत हैं। ठीक, तो अब इस सिचुएशन में जो भी सेम सेक्स के लोगों ने 2009 से लेके 2013 के बीच में शादी की होगी, जिस टाइम पे ये लॉ हट गया था, जिस टाइम पे सेम सेक्स मैरिजेस लीगल थी, तो वो लोग कोई भी क्राइम के लिए अक्यूज नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने वो एक्ट किया तो उस टाइम पे वो एक्ट एक क्रिमिनल एक्ट था ही नहीं। लेकिन अगर 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सेक्शन 377 लीगल है, मतलब सेम सेक्स मैरिजेस इलीगल हैं, तो अगर 2013 के बाद किसी ने ऐसी शादी की, सेम सेक्स मैरिजेस किए, तो वो बात गलत होगी और वो पर्सन्स एक क्रिमिनल एक्टिविटी के पार्ट होंगे। तो ये था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखेंगे हम, एक मिनट। Article 20 provides that any person who is convicted of a crime should not receive a penalty greater than what is provided in the law in force at the time of the act of offense. Article 20 का सेकेंड पार्ट ये कह रहा है कि कोई भी पर्सन जो किसी क्राइम के लिए कन्विक्ट किया गया है, किसी क्राइम के लिए कन्विक्ट मतलब गिल्टी मान लिया गया है, उसे उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए जितनी सज़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉ में थी जब उस आदमी ने वो क्राइम किया। फॉर एग्जांपल, अगर 2013 में किसी ने चोरी की और 2013 में चोरी की सज़ा मैक्सिमम 5 साल है, तो उसे मैक्सिमम 5 साल की ही सज़ा होनी चाहिए। भले अगर 2016 में जाके चोरी की सज़ा 8 साल हो गई, तो उसे 8 साल नहीं होगी, क्योंकि उसने जो क्राइम किया है वो 2015 में किया, और 2015 में जो चोरी की मैक्सिमम सज़ा है वो 5 साल है। तो ये समझ गए हम। उसके बाद है, it provides for another important right that no persons shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. सिंपल सी बात है कि कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल को सेम ऑफेंस मतलब क्राइम के लिए, सेम क्राइम के लिए, सेम क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए एक बार से ज़्यादा पनिश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और लास्ट है, फोर्थली, it states that no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. आर्टिकल 20 का फोर्थ पार्ट कहता है कि कोई भी पर्सन जो कि अक्यूज्ड है, उसे कोई भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि हर अक्यूज्ड को एक फेयर ट्रायल की ज़रूरत होती है या फेयर ट्रायल का राइट होता है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 20 जो है, राइट ऑफ पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ क्राइम। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाऊँ और आपके डाउट्स क्लियर करूँ, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम आर्टिकल 21 पे, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पे क्या याद रखने वाली बात है कि आर्टिकल 21 इज मोस्ट फंडामेंटल। ये बात याद है कि आर्टिकल 21 इज द मोस्ट फंडामेंटल राइट दैट हैज़ बीन गारंटीड टू अस बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन में पूछ सकता है, मेरे टाइम में पूछा था। तो चलिए, क्या कहता है ये ये आर्टिकल, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सपेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी पर्सन से उसकी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी छीनी नहीं जा सकती है अनलेस कोई लॉ का प्रोसीजर फॉलो किया गया हो। ठीक है, उसके बाद यही लिखा है कि दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल इज वन। अब राइट टू लाइफ में क्या क्या आ जाता है? राइट टू लाइफ में सब आ जाता है, ह्यूमन डिग्निटी, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, राइट टू पार्टिसिपेट, राइट टू फॉलो ट्रेडिशन, फॉलो कल्चर एंड सो ऑन। और पर्सनल लिबर्टी में क्या आ जाता है कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब सबको अपने मन की करने की पूरी इजाज़त है। एवरीवन हैज़ राइट टू डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू अनटिल एंड अनलेस वो किसी दूसरे को हार्म ना करे। ठीक है, तो ये पहला पार्ट, आर्टिकल 21 का पहला पार्ट तो बताता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है क्या। उसके बाद उसका दूसरा सेकेंड पार्ट बताता है कि कौन कौन से सिचुएशन में, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को
लिया जा सकता है, स्नैच किया जा सकता है। तो अगेन अगर किसी भी पर्सन की राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को लेने के लिए, उसको डिप्राइव करने के लिए एक फॉलोड प्रोसीजर जो लॉ द्वारा स्टैब्लिश किया गया हो, जैसे कोर्ट की जजमेंट हो गई या कोई भी अदर चीज, वो फॉलो करना चाहिए। और दूसरे शब्दों में इसका मतलब है कि कोई भी लॉ या प्रोसीजर, कोई भी लॉ जो एक आदमी से उसका लाइफ या पर्सनल लिबर्टी स्नैच करता है, वो प्रोसीजरल लॉ होना चाहिए, ना कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के मन पे डिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे अगर किसी को प्रिजन में भी डाला जाता है तो एक पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, पहले से अरेस्ट किया जाएगा, फिर जज के सामने पूरी बहस होगी, फिर जज अपना वर्डिक्ट देगा। तो कोई भी अपने मन से किसी की फ्रीडम या किसी की लाइफ को छीन नहीं सकता है, यही बात कही गई है। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि जैसे आईपीसी इंडियन पेनल कोड बताता है कि कौन से केसेस में डेथ पेनाल्टी, जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन को उसके लाइफ से डिप्राइव करती है, डेथ पेनाल्टी किस किस सिचुएशन में दी जा सकती है, और कैसे डेथ प्रोवाइड करने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। जैसे पहला दिया है कि डेथ पेनाल्टी इज अवॉर्डेड ओनली इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, बहुत रेयर से रेयर केस में ही डेथ पेनाल्टी दी जाती है। उसके बाद देयर शुड नॉट बी डिले इन एग्जीक्यूटिंग द प्रिजनर वेटिंग इन डेथ रो, जिस कैदी को डेथ होने वाली, मतलब जिस कैदी को हैंग किया जाने वाला होता है, उसको बहुत लंबे टाइम तक वेट नहीं करवाया जाता है। उसके बाद देयर शुड नॉट बी डिले इन एग्जीक्यूटिंग द प्रिजनर वेटिंग इन डेथ रो, जो कैदी हैंग होने के लिए इंतजार कर रहा है उसको, आई रेड दिस ना, सॉरी, हाँ, और सॉरी, ऑल्सो आईपीसी अलाउज फॉर अपील वेयर द वेट पीरियड इज लॉन्गर देन 5 ईयर, और आईपीसी अपील के लिए भी अलाउ करता है जहाँ पे भी हैंगिंग का पीरियड 5 साल से ज़्यादा है। तो ये था हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में फ्री फील कीजिएगा लिखने के लिए। और लास्ट है आर्टिकल 21A, ठीक है। आर्टिकल 21A यहाँ पे हम देख सकते हैं 21 नहीं है, 21A है, मतलब ये बाद में इंसर्ट किया गया है, ये एक अमेंडमेंट है, ठीक है। आर्टिकल 21A है राइट टू एजुकेशन। क्या कहता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी। फिर आगे दिया है कि 2002 से पहले राइट टू एजुकेशन नहीं था। जो एलिमेंट्री एजुकेशन थी वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है, ये हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बस जानने के लिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज किसी भी कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकते हैं। वो पर्टिकुलर स्टेट्स के एक सेट ऑफ गोल्स होते हैं जो सर्टेन पीरियड में अचीव करने होते हैं उनको, ठीक है। तो 2002 से पहले राइट टू एजुकेशन, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, लेकिन 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी इंडिविजुअल को, किसी बच्चे से उसकी राइट टू एजुकेशन छीनने का मतलब है उससे उसकी राइट टू लाइफ को छीनना। और इसी के चलते 2002 में आर्टिकल 21 हमारे फंडामेंटल राइट्स में आया और राइट टू एजुकेशन बन गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम लगा। 1992 और 1993 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि डिप्राइविंग वन ऑफ एजुकेशन मीन्स डिप्राइविंग वन ऑफ हिज और हर लाइफ, राइट टू लाइफ। और फिर 2002 में ये पूरा एक लॉ बन के आया, एक आर्टिकल बन के आया और हमारे फंडामेंटल राइट्स में इंसर्ट हुआ। तो ये था हमारा राइट टू एजुकेशन। ये यहाँ से चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि वाई राइट टू एजुकेशन वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ एन आर्टिकल, और कैसे डीपीएसपी से चेंज होके आर्टिकल बन गया, फंडामेंटल राइट्स में आ गया। तो ये था हमारा। उसके बाद लास्ट है हमारा फ्रीडम वाले का, प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट
एंड डिटेंशन, सॉरी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 कहता है कि क्या क्या राइट्स होते हैं या क्या क्या एक पर्टिकुलर इंसान के फ्रीडम राइट्स होते हैं अगेंस्ट हिज और हर अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट एंड डिटेंशन सेम चीज़ है। अरेस्ट मतलब किसी को अरेस्ट करना, डिटेंशन मतलब किसी को कस्टडी में ले लेना, ठीक है। तो नो वन कैन बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट प्रोवाइडिंग ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट। किसी को भी कस्टडी में नहीं लिया जा सकता है जब तक कि हम उसे बताएं ना कि किस रीज़न से हम उसे अरेस्ट कर रहे हैं या उसे कस्टडी में ले रहे हैं। उसके बाद है द अरेस्ट एंड डिटेन पर्सन हैज़ द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज और हर चॉइस। जो पर्सन अरेस्ट किया गया है उसके पास ये राइट होता है कि वो अपने लॉयर को कंसल्ट कर सकता है, अपने चॉइस के लॉयर को कंसल्ट कर सकता है और डिफेंड हो सकता है। उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी पर्सन अरेस्ट हुआ है 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और इस 24 घंटों में ट्रैवलिंग का टाइम काउंट नहीं होता है। उसके बाद अगर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हो रहा है तो 24 घंटे के अंदर उस आदमी को छोड़ देते हैं, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना किसी भी आदमी को हम अरेस्ट करके प्रिजन में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे राइट्स थे। फिर यहाँ पे बताया गया है कि ये जो सेफगार्ड्स हैं वो किसी भी एनिमी कंट्री से जो लोग आए हैं उन पे अप्लाई नहीं होते हैं, उन पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। साथ ही साथ ये उन लोगों को पे भी अप्लीकेबल नहीं होते हैं जो लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के तहत अरेस्ट किए जाते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज क्या होता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंदर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने अभी तक कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन ऐसी आशंका है या ऐसा शक है कि अगर वो आदमी सोसाइटी में फ्री घूमेगा तो वो आगे चल के कोई बड़ा क्राइम करेगा या कुछ राइट फैला देगा या दंगे फैला देगा या सोसाइटी की पीस को हार्म करेगा। तो उस केस में उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब पहले से एक प्रिवेंटिव मेजर होता है ना कि कुछ पहले से ही हम सोच के रखते हैं, उसी तरह है प्रिवेंटिव डिटेंशन, कुछ बुरा होने से प्रिवेंट करने के लिए जिसे डिटेन कर लिया जाए, जिसे अरेस्ट कर लिया जाए, ठीक है। लेकिन यही प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज कभी कभी ह्यूमन के राइट्स को वायलेट भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 के तहत जब इंडिया में इंदिरा गांधी जी के राज में इमरजेंसी आई थी तो बहुत सारे अपोजिशन के लीडर्स को बिना किसी ग्राउंड के अरेस्ट कर लिया गया था। तो उस समय में उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए थे। तो यहाँ आज हमने ख़त्म किया राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये राइट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे के राइट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के थैंक यू एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।